गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है सेलों का संयोजन। इससे पहले अपन ने विद्युत सेल के बारे में बात की थी। विद्युत सेल होता क्या है, विद्युत सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेलों की विद्युत वाहकबलता क्या होती है, सेलों के ऊपर टर्मिनल वोल्टता है वो टर्मिनल वोल्टता क्या है, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहकबल में अपन ने अंतर देखा था। आज जो अपन देखेंगे वो है सेलों का संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये अपन ये करेंगे कि जब अपन को सेल है, विद्युत सेल है, इनके संयोजन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, जैसे कि अपने पास कोई भी सेल होता है तो उस सेल का अपने पास क्या होता है, कोई ना कोई विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, उसके सिरों पे उत्पन्न जो विभवांतर है, अगर अपन उसको बंद परिपथ में उपयोग में ले रहे हैं तो अपने पास उसकी टर्मिनल वोल्टता होती है। तो अपन को आज ये बात करनी है कि इनको अपन जब किसी क्रम में जब संयोजित करते हैं, बेसिकली अपन इनको अभी तक अपन ने कई सारे संयोजन पढ़े, उन संयोजनों में अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा है। ठीक है, तो अपन बात ये करेंगे कि इनके संयोजन की आवश्यकता क्यों है। सेल जो होता है उस सेल का एक विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन अपन को क्या होता है कि कभी अधिक विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है तो कभी अपन को कम विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। तो अपन क्या करते हैं कि अगर अपन को जो सेल दे रखा है उस सेल से अधिक विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है तो उस समय अपन क्या करते हैं, उन सेलों का संयोजन करके अपन को जो भी विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को अपन क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे कि अपन को जो सिंपल अपने पास जो सेल होते हैं प्राथमिक सेल, उनका अपने पास विद्युत वाहक बल अप्रोक्सीमेट 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अपन को अगर 4 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर अपन को 3 वोल्ट अगर चाहिए होता है तो अपन 2 सेलों को संयोजित करते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन को और ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, सेलों का संयोजन करना होता है। तो अपन यहाँ जो सबसे पहले बात करेंगे वो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि सेलों का विद्युत वाहक बल बढ़ता है, घटता है, इनके जो आंतरिक प्रतिरोध है उन आंतरिक प्रतिरोधों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो अपन ने यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो डायग्राम बना रखा है इस श्रेणी क्रम संयोजन का बना रखा है। तो अपन ये बात करते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि किसी एक सेल का नेगेटिव सिरा किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव वाले सिरे से अपन क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। तो ऐसा जो क्रम होता है, ऐसा जो संयोजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपन ने 3 सेलें रखे, 3 विद्युत सेल है अपने पास, जिसका पहले का जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है वो E1 है, उसका आंतरिक प्रतिरोध अपने पास R1 है। दूसरा जो सेल है, इस दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल अपने पास E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और जो तीसरा वाला सेल है R3। ठीक है, ये जो है इसका विद्युत वाहक बल अपने पास E3 और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R3 है। और तीनों को अपन ने क्या किया हुआ है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया हुआ है। ठीक है, अब इन सेलों को अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित किया है और इन सेलों को अपन ने कैपिटल R एक प्रतिरोध है जिसे अपन बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं, इसको बाह्य परिपथ से अपन ने क्या किया, संयोजित किया है। अब अपन को क्या है कि श्रेणी क्रम की जो प्रॉपर्टी होती है, श्रेणी क्रम की जो विशेषताएं होती है उनके बारे में अपन बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितने भी अवयव जुड़े होते हैं उनके सिरों पे जो विभवांतर होता है वो विभवांतर कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन अपन को पता है कि श्रेणी क्रम से प्रवाहित, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित जितने भी अवयव होते हैं उनसे प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। तो अपन उसी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे। अब अपन यहाँ बात करेंगे कि जैसे अपने पास ये पहला वाला सेल है, इसकी जो टर्मिनल वोल्टता है उस टर्मिनल वोल्टता को अपन V1, इसको बोल देते हैं अपन V2, इसको अपन बोल देते हैं V3। ठीक है, विद्युत सेलों के लिए जो टर्मिनल वोल्टता होती है, फिर एक बार फिर बात करते हैं कि टर्मिनल वोल्टता जो होती है वो कब होती है, जब उस सेल से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो किसी सेल से जब धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में उसको संयोजित करके जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सेल के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। जब तक धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ अपन ने जो बात की है वो क्या की है कि इन सेलों की जो टर्मिनल वोल्टता है वो V1, V2 और क्या है, V3 है। तो अब अपन क्या है कि जब भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसमें सभी विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास
अपन अगर यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल की बात करें या कुल विभवांतर की बात करें, तो जो कुल विभवांतर है वो V इक्वल टू अपने पास होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मीन्स जितनी भी अपने पास विद्युत सेल हैं, विद्युत सेल संयोजित हैं, इनके जो अपने टर्मिनल बोलते हैं, इनके सिरों पे जो विभवांतर है, इन विभवांतरों का जो योग है वो कुल विभवांतर के बराबर होता है। अगर अपन इस विभवांतर और अपने विद्युत वाहक बल में अपन संबंध की बात करें तो ये संबंध अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि अपन को पता है E1 इक्वल टू होता है अपने पास कितना होगा V1 प्लस IR1। अपन ये मान के चलते हैं कि इस परिपथ से जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो कितनी है I, ठीक है। मीन्स इन सेलों के संयोजन से जो इसमें प्रवाहित जो धारा है वो धारा कितनी है I है, ठीक है। अब अपन इसकी बात करें तो यहाँ इस सेल के जो विद्युत वाहक बल है वो किसके इक्वल होगा V1 प्लस IR1। ऐसे कैसे अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे तो अपने पास जो V1 है वो V1 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा V1 माइनस IR1। अगर अपन दूसरे के लिए बात करें तो E2 बराबर अपने पास हो जाएगा V2 प्लस IR2, जहाँ पे R2 क्या है उसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो अपने पास यहाँ पे V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। अगर अपन E3 की बात करें तो E3 इक्वल टू V3 प्लस IR3, तो अपने पास ये V3 इक्वल टू E3 माइनस IR3। तो अपने पास V1 V2 V3 तीनों अपने पास अवेलेबल है, तो इनों को अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास जो V है वो V इक्वल टू इसकी जगह अपने पास क्या जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। अगर अपन इनको देखें तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है कुल टर्मिनल वोल्ट है, या अपन कुल विभवांतर भी अपन इसको कह सकते हैं। मीन्स पूरे परिपथ का जो विभवांतर है वो कितना है V है। और इस विभवांतर को अगर अपन चाहें तो क्या कह सकते हैं कि ये जो बाह्य प्रतिरोध है, इस बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इसके टर्मिनल्स पे जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना है V है। तो इसके लिए अगर इसका मान अगर अपन निकालें तो यहाँ पे अगर अपन एक कंडीशन अपन लेंगे कि यहाँ इस परिपथ का जो कुल या तुल्य अपन बात करें कि तुल्य विद्युत वाहक बल जो है वो तुल्य विद्युत वाहक बल अपन क्या ले लेते हैं E इक्वलेंट, ठीक है। और सबसे अच्छा रहेगा E इक्वलेंट से अच्छा अपन इसको किससे नाम बोल देते हैं ES, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में अपन जो तुल्य विद्युत वाहक बल उपयोग में लेंगे वो क्या लेते हैं ES। और अपन इस पूरे परिपथ का जो आंतरिक प्रतिरोध लेंगे वो आंतरिक प्रतिरोध अपन क्या ले लेते हैं स्मॉल RS। तो इसको अगर अपन देखें तो यहाँ V इक्वल टू अपने पास जो होगा ES माइनस IRS होगा। तो अपने पास जो ये है इसको अपन E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहाँ पे अगर अपन इसको देखें तो यहाँ इसको अपन माइनस IR1 माइनस IR2 और ये माइनस IR3। इसको अगर अपन यहाँ से अगर अपन माइनस I कॉमन लेते हैं तो ES इक्वल टू यहाँ तो अपने पास ये E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर अपन यहाँ से माइनस I कॉमन लेते हैं तो अपने पास रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये अपने पास जो है ना सॉरी ES माइनस IRS। अगर अपन इन दोनों को देखें अच्छे से तो यहाँ इनमें अपन क्या कर सकते हैं तुलना करके देख सकते हैं। तुलना करके अपन अगर देखेंगे ना तो तुलना करके अपन क्या देखते हैं, तुलना करके अपन ये देखेंगे कि जो ES है इस ES को अपन इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास ये माइनस साइन है, माइनस से माइनस I का कंपेरिजन I से, तो यहाँ पे RS जो है ना वो किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। तो अगर अपन दोनों समीकरणों की तुलना करके देखें तो तुलना से अपन को क्या मिलता है, अपन को मिलता है ES इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहाँ RS जो मिलता है वो अपन को R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे अपन सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं उनका जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल क्या होता है संयोजित हो जाता है। अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ अपन को देखने से क्या मिल रहा है
कि अगर अपन सेलों को, विद्युत सेलों को अगर अपन श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने से उनके विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, संयोजित हो जाते हैं। मीन्स जब भी आपको अधिक विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है तो उसके लिए अपन सेलों का क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कर सकते हैं। मीन्स जब भी अपन को अधिक वोल्टता की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे, अपन श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो अपन को तुल्य विद्युत वाहक बल मिलता है वो तुल्य विद्युत वाहक बल संयोजित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। और उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध भी किसके इक्वल होता है, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो इसका मीन्स यहाँ सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी संयोजित हो जाता है और यहाँ अपन उन सेलों का देखें तो सेलों का विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, संयोजित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे धारा का मान कैसा रहता है, समान रहता है। अगर अपन इसको देखें, जैसे अपन कोई परिपथ लेते हैं और उस परिपथ में क्या है, बहुत सारे सेल हैं, मीन्स अपन मान के चलते हैं कि n सेल संयोजित हैं। तो अगर अपन इसमें कंडीशन लिख सकते हैं कि परिपथ में स्मॉल n सेल संयोजित है। ठीक है, अपने कंडीशन क्या लिए कि अपने पास जो परिपथ है और उसमें अपन ने कितने सेल संयोजित किए हैं, स्मॉल n सेल संयोजित किए हैं। तो यहाँ अपने पास जो ES इक्वल टू है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 क्या है, EN है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है, सभी को अपन ने क्या किया, संयोजित। अपन इसी में एक और केस लगा देते हैं कि अगर अपन पास जितने भी सेल हैं उन सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कैसा है, समान है। तो अगर अपन ने कंडीशन लें कि सभी का विद्युत वाहक बल कैसा है, समान, तो अपन इसको ES इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E प्लस E प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, E। इसका मीन्स ES इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, NE। यहाँ अपने पास ES इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE। इसका मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि परिपथ का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल का क्या है, n गुना है। इसका मीन्स उसके अंदर अपन जितने सेल संयोजित करेंगे उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, उतना ही गुना हो जाता है। साथ में उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, उतना ही गुना हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि विद्युत वाहक बल तो उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो धारा रहती है वो धारा कैसी रहेगी, नियत रहेगी। मीन्स धारा तो वही रहेगी, सही है। मीन्स धारा का मान यहाँ सभी सेलों के लिए कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन था। श्रेणी क्रम संयोजन से अपन ने क्या किया, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया और विद्युत वाहक बल का मान जो है वो किस प्रकार से बढ़ता है, वो इस प्रकार से बढ़ता है, कैसे, संयोजित हो जाता है ना। जितने भी अपन सेल लगाएंगे तो सारे सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो अपने पास ये जो था ना, ये क्या था, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन।